सो बच्चों, आपको पता है कि आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन आंसर आपको जो लिखा हुआ है बस वो बोलूँगी और आगे बढ़ जाऊँगी। और अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझाया है। सो आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, फिर आपको क्वेश्चन आंसर अलग से याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। फिर ये बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता, मिश्रण नहीं बच्चा, यहाँ पे विसरण होगा, ठीक है। विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। तो आप देख लो कि बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य में शरीर का आकार बहुत बड़ा होता है और शरीर की संरचना जटिल होती है। साथ ही कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती, अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी। तो आप देख लो कि पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो आप देख लो हरे पौधे में स्वपोषण पाया जाता है। फिर जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो आप देख लो जंतुओं में पोषण की परपोषी विधि पाई जाती है। तीन प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखे। तो पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण, फिर परजीवी पोषण और फिर प्राणी संपोषण। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो आप देख लो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का जो रासायनिक समीकरण है वो यही है कि 6CO2 + 12H2O बाई प्रोडक्ट, इस जो ये जो सिंबल है ना इसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये मैंने भी एक्सप्लेनेशन में बताया है, सो यहाँ पे मैं डिफाइन नहीं करूँगी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लो ऊपर में क्लोरोफिल और नीचे में प्रकाश का ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश लिख लेना, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरोफिल लिख लेना। फिर 8 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो आप देख लो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो आप देख लो कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही पूरी होती है, क्योंकि हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसे हम हिंदी में पर्ण हरित बोलते हैं, ठीक है, रहित नहीं हरित, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो आप देख लो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ना उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है जी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते। तो आप देख लो जो CO2 है वो स्टोमाटा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होता है, तो वो हवा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे हवा से स्टोमाटा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती। तो आप देख लो कि कवक तथा जीवाणुओं में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए इनमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। फिर है कि पोषण की दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं। तो आप देख लो कि पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम जो है वो प्राणी समपोषी जीव हैं। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो आप देख लो मनुष्य का जो आहार नाल होता है ना वो मुख गुहा, फेरिक्स, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में बटा हुआ होता है। फिर है कि ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम लिखें। तो आप देख लो कि जो ग्रसनी में स्थित दो छिद्र है ना उनमें से पहला हो जाएगा कंठ द्वार और दूसरा हो जाएगा निगल द्वार। सो ये क्या है, दो प्रमुख छिद्र हैं। फिर मनुष्य के पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू हो जाता है। तो आप देख लो कि पाचन जो होता है वो हमारा वो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, यानी हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। फिर है कि मनुष्य के आहार नाल में किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो आप देख लो जो पचे हुए भोजन होते हैं ना उनका अवशोषण छोटी आंत में होता है। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है। तो आप देख लो क्लोरोफिल वर्णक जो है वो हरित लवक में पाया जाता है।
फिर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं। तो आप देखो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। फिर मृतजीवी पोषण को क्या कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण को क्या कहते हैं, अपघटक कहा जाता है। आप देखो कि इसमें इतने सारे क्वेश्चंस है ना कि आपको अलग से ना कुछ नहीं पढ़ना, जैसे गाइड वगैरह बहुत कुछ आता है, 10th में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आप देखो ना कि इतने सारे क्वेश्चन आपको चैप्टर में ही रिवाइज करा दिया जाता है ना कि अलग से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात आप ये ना कि आप उतना डीप में, मतलब ठीक है आप पढ़ो याद रखो, बट ये हमेशा याद रखो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है, जो हम देख के आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ ये तो हमें आ जाएगा, बस अंदर वाला पढ़ लेते। तो आप देखो कि हम क्या करते हैं ना, जिस क्वेश्चन को छोड़ते जाते हैं एग्जामिनर उसी को अपने क्वेश्चन में डालते। तो ये आप ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और खास करके बेसिक क्वेश्चन जैसे श्वसन क्या है, परपोषी क्या है, ठीक है, मतलब मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे पाचन क्या होता है, पाचन में कौन कौन से अंग सहायक, यानी नॉर्मल जो क्वेश्चन है जो आप डायरेक्ट आप चैप्टर पढ़ोगे और आपके माइंड में आएगा, तो वही एग्जामिनर भी पूछते हैं। चलो हम 21 क्वेश्चन देखते हैं कि किस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं। तो आप देख लो, जब जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे हम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी। फिर है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। तो आप देख लो कि गोबर छत्ता जो होता है उसमें मृतजीवी पोषण होता है। फिर है पत्तियों के कौन सा अंग CO2 से युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो आप देख लो स्ट्रोमाटा जो होता है, स्ट्रोमाटा के तो आप देख लो जो पत्तियां होती है उनमें छोटा 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 छिद्र होता है, तो इसे ही हम स्ट्रोमाटा कहते हैं। और यही क्या होता है, CO2 युक्त वायु को प्रवेश कराता है उसके अंदर, इसलिए उसको प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर ये पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है। तो आप देख लो जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, उन्हें हम परपोषी कहते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन है हमारा कि अमीबा में पाचन कहाँ होता है। तो आप देख लो कि अमीबा का जो पाचन होता है ना वो रसधानी में होता है। फिर मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है। तो आप देख लो कि मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं। तो आप देखो कि मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को स्वाद कलियां यानी टेस्ट ट्यूब हम कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, सॉरी बच्चा, टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। फिर मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है। तो आप देख लो मुख गुहा से भोजन ग्रास नली में पहुंचता है। फिर है कि ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं। तो आप देख लो ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्रमाकुंचन कहते हैं। भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है। तो आप देख लो कि जो भोजन में मौजूद प्रोटीन होते हैं ना उसको पेप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन में बदल देता है। फिर आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहा जाता है। तो आप देख लो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो होता है छोटी आंत, जो लगभग 7 मीटर 6 से 7 मीटर लंबा होता है। फिर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। तो यकृत यानी लीवर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो ये छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। फिर छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं। तो आप देख लो जो ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर जो अवस्थित नली होता है ना उसे हम सिकम कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है। तो आप देख लो कि अपचा भोजन जो होता है वो अस्थायी रूप से रेक्टम यानी मलाशय में संचित रहता है। के फर्स्ट क्वेश्चन को कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो आप देख लो कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने तथा विभिन्न प्रकार की क्रिया करने के लिए जीवों को जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन सबको प्राप्त करने के लिए पोषण का होना अनिवार्य है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि पोषण की परिभाषा लिखें। तो आप देखो कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। अतः वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। आप देख लो जो हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो क्यों खाते हैं, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलता है और एनर्जी मिलेगा तभी हम काम करेंगे। आप देखो जब हम कभी नहीं खाते, फास्टिंग वगैरह होता है और जब हम बहुत उस दिन मेहनत कर लेते हैं तो क्या होता है, बहुत हरासमेंट होने लगता है, हमारे बॉडी जो होता है वो एनर्जी बहुत ख़त्म हो जाता है, सो हम बहुत वीक फील करने लगते हैं। तो यही सबको पूरा क्या करता है, पोषण करता है। यानी जब हम खाना खाते हैं तो हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है और उसे ही हम पोषण कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया।
फिर थर्ड क्वेश्चन है कि स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अब देखो स्वपोषण किस में होता है, तो पेड़ पौधे में होता है, तो इसके लिए क्या क्या होना आवश्यक है तो हमने अभी पढ़ा। देखो क्वेश्चन सेम है ना, अगर यहाँ पे पूछते कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है तो सेम आंसर होगा, और स्वपोषण में भी सेम आंसर होगा। सो आप देखो कि बस क्वेश्चन वही होता है। अगर आपका टॉपिक क्लियर है ना तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप बना सकते हो, लेकिन अगर आप टॉपिक नहीं क्लियर कर रहे हो, बस रट रहे हो, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि दिक्कत होगा इसी तरीके से एग्जाम में, क्योंकि आपको याद रहेगा बट आपको समझ में नहीं आएगा कि वही लिखना है या नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखो कि स्वपोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जल तथा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इसमें उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो देखो इसमें उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है तो ऑक्सीजन बनता है, हमने देखा था ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज बनता है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन ही लिखेंगे क्योंकि वो तो पेड़ पौधे के पास ही रह जाता है। फिर परपोषण से आप क्या समझते, तो परपोषण मतलब जो दूसरे पे होता है, क्योंकि पर मतलब क्या हम लोग कहते हैं पढ़ाया, पर तो पर मतलब दूसरा, तो जो पोषण का जो वैसा प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करके किसी न किसी रूप से अन्य स्रोत पर आश्रित होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे कि परपोषण कहेंगे। जब हम अपना खाना खुद नहीं बनाते दूसरे पे डिपेंड होते, जैसे अभी हम ही लोग देख लो कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं, दूध अंडा मांस मछली यही सब ना खाते हैं, तो दूध अंडा मांस मछली जो होता है वो हमें जीव जंतु से मिल जाता है, जो सब्जियां हो गई, जो फल हो गए, जो अनाज हो गए वो पेड़ पौधे से लेते हैं, तो हम लोग क्या है परपोषी है। तो समस्त जीव जो है यानी पेड़ पौधे को छोड़कर बाकी सब परपोषण ही करते हैं, परपोषी ही है। ठीक है, चलो फिर है कि मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं। आप देखो नाम से यहाँ पे समझ में आता है, मृत जीवी यानी जो मरा हुआ है, यानी वैसा जो मरा हुआ जीव को खाएगा उसको हम लोग कहेंगे कि मृत जीवी पोषण कर रहा है। जैसे आप देखो कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे जीव जंतु एवं पौधे के शरीर से अपना भोजन स्वयं अपने शरीर की सतह में घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ इसके उदाहरण हैं। देखो आप उदाहरण लिखोगे ना तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर को कि हाँ इस बच्चे को समझ में आ रहा है, इसने रटा नहीं है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि उसने एग्जाम्पल भी दिया है, सो एग्जाम्पल आप याद करके लिख ही लेना एग्जाम में। ठीक है, चलिए फिर परजीवी पोषण क्या है, तो आप देख लो कि परजीवी पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे गोल कृमि, टेप वर्म, हुकवर्म, यानी वो क्या करते हैं ना कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, अस्थाई या अस्थाई। जैसे आप देखो कि बहुत आपने अगर डॉगी को पाला होगा या फिर बहुत सारे जानवर में आप देखो उनके बॉडी में कीड़ा लग जाता है, या फिर बहुत सारी लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल में जुएं हो जाती है, तो वो क्या होता है ना कि उसके बॉडी से अटैच आप देखो अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर, और वो क्या कोई खाना थोड़ी बनाता होगा, वो क्या करता है कि हम जो ह्यूमन बॉडी है वहीं से वो अपना भोजन भी प्राप्त कर लेता है, तो ये आप देखो कि उसे ही हम परजीवी पोषण कहते हैं। सो एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका क्लियर हो गया होगा, सो यहाँ पे हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बस आपको समझने के लिए ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन। फिर प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, तो आप देखो कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे इसमें हम लोग आ जाएंगे, मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया, मेढक हो गया, ये सब प्राणी संपोषी जीव हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। यही तो चैप्टर था हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ पे आप देखो लघुत्तरीय, सो मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, बट आप यहाँ पे जो अति लघु का क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण जो था ना 6CO2 + 12H2O वाला, वो वाले भी अगर आप यहाँ पे लिख दोगे ना तो ये अच्छा इफेक्ट डालेगा। अगर एग्जाम में आप क्या रहा है आप वैसे लिख रहे हो तो अच्छा नंबर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो इसमें क्या होती है, पत्तियां सूर्य की ऊर्जा की सहायता से सरल अकार्बनिक अणु को जटिल कार्बनिक अणु में परिवर्तित कर देती है, अर्थात बदल देती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। फिर आप देखो कि 9th नंबर क्वेश्चन हमारा कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। अब आप देखो कि हम लोग किचन को ही रसोई घर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे खाना पकता है। तो सेम क्वेश्चन है भाई कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम
केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव होता है। अब खाना क्या चीज़ पे बनेगा, तो वो गैस सिलेंडर पे ही बनेगा, या फिर लकड़ी पे, मतलब उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी तो चाहिए, आग तो चाहिए। तो आप देखो कि क्लोरोफिल जो होता है ना, वो पत्तियों में ही पाया जाता है, वो कहीं और नहीं पाया जाता। क्योंकि जैसे आप देख लो, हमारे घर में गैस सिलेंडर सिर्फ किचन में पाया जाता है, बेडरूम में या बाथरूम में थोड़ी मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये क्लोरोफिल है वो पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए हम इसको प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्लियर। फिर है भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? तो देखो, पाचन क्या होता है, यानी डाइजेशन, यानी भोजन पच गया तो हम उसको कहेंगे डाइजेस्ट हो गया। लेकिन पचा क्या? ये देखो कि वह प्रक्रिया जिसमें भोजन विभिन्न एंजाइम की सहायता से, एंजाइम जैसे हमारे पेट में होता है ना, HCl हो गया, ये सब जो हमने आपको पढ़ाया था, जो पेप्टोन हो गया, पेप्सिन हो गया, ये सब एंजाइम्स है। इससे क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थ, यानी जो हम लोग रोटी, मैगी, चावल, चूड़ा ये सब खा रहे हैं, आप देखो ये कितना जटिल है, इसका जो बनावट है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अब डायरेक्ट हम कार्बोहाइड्रेट या डायरेक्ट प्रोटीन तो खाते नहीं है, हम लोग उसके सोर्स को खाते हैं। जैसे प्रोटीन के लिए दाल खा रहे हैं, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका जटिल रूप से हम उसको ग्रहण करते हैं। तो जो पाचन होता है ना, वो वही काम करता है कि उसमें क्या करता है कि डायरेक्ट प्रोटीन को निकाल लिया और बाकी जो बचा हुआ चीज़ें उसको हटा देता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें विभिन्न एंजाइम की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, उस जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वो पाचन कहलाता है। बहुत ईजी था। फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो आप देख लो कि मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, पैरोटिड लाल ग्रंथि, सबमेंडिबुलर लाल ग्रंथि और सबलिंगुअल लाल ग्रंथि। ठीक है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो आप देख लो, जो मनुष्य का आमाशय होता है ना, वो 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज लघु उत्तरीय का लास्ट बेटा, अभी दीर्घ उत्तरीय बचा हुआ है कि मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है और छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखे। तो आप देखो कि ये बहुत इजी है, हमने आपको बताया था कि 6 से 7 मीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती, तो वही है यहाँ पे। और इसके जो 3 भाग है, पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, ऐसा 10 बार को याद हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें याद करने वाला। सो यहाँ पे लघु उत्तरीय भी खत्म। तो हमें देखना है आज जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसके दीर्घ क्वेश्चन को। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पोषण किसे कहते हैं? जीवन में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। तो हमें पहले पोषण का डेफिनेशन देना है और फिर जो डिफरेंट टाइप है पोषण के, उनके बारे में भी हमें यहाँ पे जिक्र करना है। तो अब देखो, हम इस तरीके से आंसर स्टार्ट करेंगे कि जब जीव अपने शरीर की आवश्यकता के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उसे पोषण कहते हैं। यानी जब हम क्या करते हैं, अपने शरीर की जो भी आवश्यकता होता है उसको पूरा करने के लिए हम पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, तो यही पोषण कहलाता है। पोषण भी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, ये 2 तरह का होता है, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो हम स्वपोषण को देखते हैं कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें पेड़ पौधे बिना किसी अन्य स्रोत की सहायता से अपना भोजन क्या है स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। ठीक है। और दूसरा है परपोषण, यानी पोषण की ऐसी विधि जिसमें अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करके अन्य माध्यम से प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक, शेर, मनुष्य इत्यादि, उन्हें हम परपोषण कहेंगे। आप देखो, सिंपल बात, अगर खुद खाना बना लिए तो वो हो जाएगा स्वपोषण, और दूसरे पे डिपेंड है यानी परपोषण। फिर परपोषण के कुछ टाइप है, क्योंकि आप देखो जो डिपेंड होते हैं वो भी 3 टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के जीव होते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला जो है वो हो जाएगा मृत जीवी पोषण। मृत जीवी मतलब जो मरा हुआ का खाएगा। तो वही है कि कोई जीव किसी मृत जीवी के शरीर से उन्हें अपने शरीर के बाहर अपघटित करके घुलनशील पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। सिंपल बात है कि क्या होता है, कोई मरा हुआ, जैसे आप देखो कि चूहा मर गया, शेर मर गया, यानी कोई भी जानवर मरता है, उसका बॉडी आप देखो सड़क पे रहता है। ठीक है। लेकिन अचानक आप देखो धीरे धीरे करते करते वो बॉडी वहां से कोई हटाता नहीं है, बट वो अपने आप गायब हो जाता है। तो वो गायब नहीं होता है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और जो मृत जीवी पोषी है,
तो वो क्या करते हैं ना, उसको खाने लगते हैं, वो उनका पोषण हो जाता है, उनका भोजन बन जाता है। सो इस टाइप की जो भी चीज़ें जो मरे हुए चीज़ को खाते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। परजीवी यानी जो दूसरे पे डिपेंड है, तो आप यहाँ पे देख लो, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन अथवा अन्य स्रोत के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग हो जाएंगे परजीवी में, जो भी जानवर है, जैसे आप देखो कि हम लोग क्या खाते हैं, या तो नॉनवेज खाते हैं जो हमें जानवरों से मिलता है, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं वो भी जानवरों से आता है, और या तो अगर हम वेजिटेरियन है तो फल सब्जी अनाज ये सब तो वो भी पेड़ पौधे से आता है, तो हम परजीवी हैं। फिर प्राणी संपोषण, बट आप देखो कि परजीवी टोटली हम परजीवी नहीं, हम प्राणी संपोषण में आएंगे, हम परपोषी हैं। जैसे आप देखो कि हमारे पेट में जो बहुत सारी कीड़ा जो है, आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया होता है, गोल कृमि, फित्ता कृमि, बहुत सारा, फिर एंट अमीबा, तो ये सब क्या करता है ना कि हम पे डिपेंड होता है, वो खुद का खाना एकदम नहीं बना सकता है, तो वो हम पे डिपेंड है, हम अपना भोजन करेंगे, वहां से वो अपने भोजन को ग्रहण कर लेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो परजीवी है। तीसरा जो है प्राणी संपोषी, उसमें हम लोग आएंगे। ठीक है, मैंने वहां पे शब्द से मैं मिस्टेक कर गई थी। तो प्राणी संपोषी जहाँ पे हम भी कुछ बनाते हैं और वो भी कुछ बनाता है। जैसे आप हम लोग देखो, हम लोग सब्जी बनाते हैं, ठीक है, मान लो कि अगर हम बैंगन की सब्जी बना रहे हैं, तो हमने बस सब्जी बनाया, बट जो बैगन है वो क्या है, वो फ्रूट, जो पेड़ पौधे हैं उसका पोषण हो गया, उसका रिजल्ट है, तो वो हम लोग क्या हो गए कि मिल बांट के पोषण कर रहे हैं, यानी वो अपना पोषण किया, फिर अब उसके जरिए अपना पोषण कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्राणी संपोषण। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। तो आप देखो, सिंपल से अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, तो पेड़ पौधा जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग कहेंगे वो अपना प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, यानी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग खाना बना रहे हैं और वो लोग किया, तो उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर। अब हम थोड़ा सा किताबी शब्दों में देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें सूर्य से ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आप देख लो, सूर्य में जो ऊर्जा रहती है वो क्या होती है कि वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है। इसका उपयोग कई जीव जंतु जैसे पौधे, शैवाल, बैक्टीरिया आदि करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण भी यहाँ पे आप देखो, अगर आप ऐसे डेफिनेशन वगैरह लिख दोगे ना तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, सो आपको वहाँ पे वो नंबर कट नहीं करते, आपको फुल मार्क्स देते हैं। जैसे इसका आप देख लो कि ये समीकरण जो हो जाएगा वो 6CO2 प्लस 12H2O, और इससे हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट यानी क्या बन गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, 12 जल का अणु लेंगे, तो एक ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, और ऑक्सीजन और जल क्या होता है, बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, चलो फिर क्या है, ये कैसे, हाँ, फिर क्या, किस और इस क्रिया में उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है, यानी जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, तभी हम लोग पेड़ पौधे से ऑक्सीजन ले पाते हैं। सो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद ही संभव होता है। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन है कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, यानी हमें ये दर्शाना है कि अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो वो क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकता। हमने आपको पहले ही बताया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए मात्र 4 चीज चाहिए। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जल। तो जल तो वो धरती से ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश सूरज से मिल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग रिलीज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हम लोग जो उसको रिलीज करते हैं तो उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं, तो वो भी मिल गया। और क्लोरोफिल आपने पढ़ा था कि हरी पत्तियों में पहले से ही मौजूद होता है। तो आप देखो कि ये क्यों आवश्यक है, हम यहाँ पे देखते हैं आंसर में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, यह दर्शाने के लिए एक चित्तीदार पत्ती ले और उसमें हरे सफेद चित्तियों को रेखांकित करके पानी में डालकर उबाले, फिर उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दे। अब हम अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालेंगे। ठीक है, तब देखेंगे कि स्प्रिट हरे रंग का हो जाता है, क्योंकि पत्ती से मौजूद क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है, अर्थात हल्के पीले रंग का या सफेद रंग का हो जाए, और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद एक पत्ती पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे और फिर पत्ती की हरी चित्तियों वाला भाग नीला रंग का हो जाएगा, जबकि सफेद भाग आयोडीन के कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन सफेद भाग पे आयोडीन का क्या हुआ, कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि सफेद चित्तियां वाले भाग क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इसलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाई।
यह साबित करने के लिए क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण के प्रभाव संभव नहीं है। आप देखो ये यहाँ से आप देख लोगे, लिख लोगे स्क्रीनशॉट लेके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझने के लिए आप देखो कि क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। देखो क्लोरोफिल क्या करता है ना, जो मैंने भी आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण क्या करता है कि सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो कन्वर्ट करने वाला काम आते हो क्लोरोफिल एज आप इसको ओवन समझो। ओवन आपने देखा ना, उसमें आप सारा कुछ रख दो, जैसे आपको चिकन बनाना है, सारा आइटम रखो, ओवन में डाला और ऑन स्टार्ट कर दिया, और वो निकलेगा तो वो चिकन रेडी होके निकलेगा। पहले तो आपने कच्चा सब कुछ डाला, बट वो बहुत अच्छे से तैयार होके निकल जाएगा। तो क्लोरोफिल ये जो ट्रैप हो रहा है, जो बदल रहा है ना, ये बदलने का काम क्लोरोफिल ही करता है। तो ये हमारे पौधे के लिए आवश्यक है। और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो हमने यहाँ पे स्पिरिट वगैरह के साथ इसमें एक्सपेरिमेंट करा कि वो जब स्पिरिट में आप उसको डालोगे, गर्म पानी करके उबालोगे, तो वो जो लिक्विड है ना उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर पानी में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रयोग में दर्शाया गया। बट आप ये समझ लो, अगर समझोगे तो आप लिख लोगे खुद से भी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अब CO2 आवश्यक है, ये हमें दर्शाया। जैसे पहले हमने क्लोरोफिल को दर्शाया प्रकाश संश्लेषण के लिए, अब CO2 को दर्शाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए को नहीं बच्चा, CO2 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। वो कन्वर्टर, लैंग्वेज कन्वर्टर की वजह से को लिखा गया। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, यह दर्शाने के लिए एक लंबी पत्तेदार पौधे को जो गमले में लगा हो 2 दिन तक अंधेरे में रखते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्तियों में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह बोतल में थोड़ा सा कास्टिक पोटास यानी KOH सांद्र को ले बोतल की कॉर्क को बीचों बीच काटकर 2 टुकड़ों में बांट दे। टुकड़ों के बीच पत्तों को इस प्रकार दाब कर डाले कि पत्ती का आधा भाग बोतल में अंदर हो और आधा भाग बोतल के बाहर। इस उपकरण को कुछ घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रख दे। करीबन 4 घंटे बाद पत्ती में बोतल के बाहर निकलकर तोड़ दे और फिर स्टार्च में मौजूदगी की जांच करें। इसके बाद पत्ती में अल्कोहल की थोड़ी देर तक उबाल ले। जब पत्ती रंगीन हो जाए तो इसे पानी से धोकर आयोडीन में घोल में डुबा दे, ठीक है। फिर क्या है, आप पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग का हो गया और जो भाग बोतल के अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो गया। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा, क्योंकि पोटास का घोल कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और पत्ती के भाग का स्टार्च नहीं बन पाता है। इससे साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। देखो सिंपल बात, हमने क्या किया ना, एक पत्ती ली, ठीक है, और देखो आपने ये पढ़ा, आप समझ तो वैसे भी नहीं, तो हमने इसको बोतल में इस तरीके से डालेंगे, आधा भाग बाहर रहेगा, आधा भाग अंदर रहेगा। अब आप देखो जो कास्टिक पोटास होता है KOH, वो क्या करता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि वो क्या करते हैं कि उसको सोख लेता है, तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं होगा, क्योंकि पत्ती को कार्बन डाइऑक्साइड मिला ही नहीं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि इसका कलर चेंज हो जाता है, बट इसका क्योंकि यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है तो इसका प्रकाश संश्लेषण के कारण कलर अलग हो जाएगा। तो बस यही बेसिकली उसको समझाना था, बट इतना हमें लिखना था क्योंकि दीर्घ क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा के पोषण का वर्णन करें। पहले हम देखते हैं कि अमीबा क्या क्या खाता है, यानी उसका पोषण क्या क्या है। तो आप देख लो कि अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे कोशिकीय मृत जीव एवं मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। अमीबा के पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं के द्वारा पूर्ण होता है। यानी अमीबा का जो पोषण होता है वो अंतर्ग्रहण मतलब क्या, अंदर ग्रहण करना, पाचन यानी उसका डाइजेशन करना, और बहिष्करण यानी बाहर निकाल देना। तो 3 काम किसी का भी तो वही होता है। देखो हम लोग अंदर लेते हैं, उसको पचाते हैं, पाचन करते हैं और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं, अपचा भोजन जो होता है। तो अमीबा का भी यही है। अब हमें यहाँ पे कि पोषण का वर्णन करना, यानी किस तरीके से वो पोषण करता है। तो आप यहाँ पे देखो बच्चा कि अमीबा के भोजन के अंतर्ग्रहण तथा निष्कासन के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। यानी अब देखो जैसे हमारे पास क्या होता है कि प्रत्येक काम के लिए बहुत सारे अंग हैं हमारे पास, है ना, बट अमीबा के पास ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमारे में मुख है ना, हम लोग खाना वहां पे डालते हैं, डायरेक्ट पेट में डाल लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। बट उसके पास ऐसा कोई निश्चित स्थान होता ही नहीं है। वह किसी भी स्थान से वो भोजन को खा भी सकता है और कहीं से भी निकाल भी सकता है। ये उसमें एक क्वालिटी आप समझो। भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, देखो अमीबा का जो आकार है ना, अगर डायग्राम में आ जाए तो कुछ भी बना दो वो अमीबा हो जाएगा। मान लो ऐसे अमीबा, ठीक है,
यहाँ पे भोजन रहेगा। तो वो ये वाला जो उसका पार्ट है ना, वो धीरे धीरे आगे बढ़ के आगे बढ़ के आगे बढ़ के आगे बढ़ के और इसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, अब इतना बड़ा हो गया अमीबा अपना आकार चेंज करके। एक बार फ्रेश ड्राइंग बनाती हूँ। जैसे अमीबा मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भोजन है, तो वो अपना आकार चेंज करके ऐसे 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 करके भोजन यहाँ पे उसके अंदर आ जाएगा। फिर और अपना आकार चेंज करेगा ऐसे 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 ऐसे, और भोजन पूरा उसके अंदर। उसके बाद उसको पाचन कर लेगा, और ये नहीं कि पाचन करके बाद में उसको निकालेगा, फिर उसका अपचा जो रहेगा उसको यहीं पे छोड़ देगा। ठीक है, और फिर डायरेक्ट यहाँ बगल में हट जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वो अपना पाचन करता है। और ये जो अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे उसका भोजन है, तो इस तरीके से जो उसका पैर आ रहा है, तो इसको हम लोग कूटपाद कहते हैं। ठीक है, तो वो उसी का निर्माण करके भोजन को क्या करता है, अपने पास लाता है, अपने करीब लाता है। और इसका जो पाचन है वो भोजन रसधानी में होता है, जहाँ पे उसके एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिस कारण वो अपना पाचन कर लेता है। फिर पचा हुआ भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है, जहाँ फिर से समूचे शरीर से वितरित हो जाता है। आप देखो जो उसका भोजन है वो रसधानी से पाचन करता है, डाइजेशन करता है, फिर उसको इस पे कोशिका द्रव्य में भेज देता है, और वहां से वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से अमीबा का पोषण होता है। चलो, ये 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो आप यहाँ पे देखो कि यह एक कुंडलित रचना है। कुंडलित मतलब होता है ऐसे, जैसे स्प्रिंग आपने देखा ना। आप देखो कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक की होती है। आप देखो 8 से 10 मीटर का कोई आपको आदमी दिखता है? नहीं दिखता है। बट हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो वो 8 से 10 मीटर तक की होती है। तो वो क्योंकि कुंडलित है स्प्रिंग की तरह, उसको खोलोगे तो लंबा हो जाएगा, फिर उसको मोड़ के आराम से रखते हो। सांप नहीं बैठता है, सांप देखो इतना लंबा होता है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बैठ जाएगा, तो उसे कहते हैं कुंडलित। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैल गई, जिसका मुख्य भाग निम्नलिखित है: मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली या मासे, छोटी आंत, बड़ी आंत। और इसके भी बहुत सारे टाइप है। जैसे मुख गुहा में आप देख लो कि दांत, जौ, जीभ, ये सब हो जाएगा। दांत के भी 4 प्रकार हैं। फिर ग्रसनी है, फिर ग्रास नली, अमाशय है, जहाँ पे उसके अलग अलग पार्ट है। छोटी आंत 3 भागों में है, बड़ी आंत 2 भागों में। तो इसके भी डिफरेंट टाइप है। तो ऐसे करके भोजन क्या करता है कि पचता है एक एक करके। आप देखो जो भोजन है सबसे ज्यादा टाइम अमाशय में रहता है, 7 से 8 घंटा ये वहां पे रहता है, और उसका पाचन होता है। मनुष्य के आहार नाल से संबंधित लार ग्रंथि, यकृत तथा अग्नाशय पाचन ग्रंथियां भी पाई जाती है। हमने भी आपको बताया हमारे मुख में क्या होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। लघु उत्तरीय में मैंने आपको कराया भी है, सो मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ। और चैप्टर का आपने आई होप पढ़ाई होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चैप्टर का भी लिंक है, जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है चैप्टर का, जो कि आपको पूरा चैप्टर एक वीडियो में आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, मनुष्य में पाचन की अंतिम प्रक्रिया जो होती है वो छोटी आंत में पूरी हो जाती है, और उसके बाद अवशोषण होता है, और फिर जो पचे हुए भोजन होते हैं वो रक्त से मिलकर रक्त संचार के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आप देख लो कि मनुष्य के आहार नाल की पाचन क्रिया का वर्णन करें। कि हमने पार्ट तो पढ़ लिया कि ये सारे अंग होते हैं पाचन के लिए, बट अब वो कार्य कैसे करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मनुष्य का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, जिसमें भोजन का यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है। आप देखो हम लोग जब खाना लेते हैं, ठीक है, जब कौर उठाते हैं हाथ में तो कितना फ्रेश रहता है, चाउमीन, बर्गर, रोटी, सब्जी, कुछ भी। और जब आप उसको मुंह में डालो, जैसे कभी होता है ना मुंह में बाल चला गया, कंकर चला गया, तो आप उसको हाथ में लेके फिर देखते हो कहाँ गया, तो वो जो हाथ में आता है आप देखो उसका कितना गंदा लगता है वो देखने में। बट जब हम लोग मुंह में डालते हैं तो वो कितना अच्छा रहता है, क्योंकि मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, हम उसके रूप को परिवर्तित कर देते हैं। और जैसे अभी हमने स्टार्ट किया, जब वो हमारे हाथ में, तो हम उसको भोजन बोलते हैं, ठीक है। वो अंदर गया, वो जो हम लोग फिर बाहर ला रहे हैं, उगल के जिसे कहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो बॉलिस कहते हैं, वो बॉलिस फॉर्म होता है। फिर पेट में गया, वहां पे काइट बनता है, और लास्टली चाइल्ड बनता है। तो डिफरेंट फॉर्म में वो बदलते रहता है। अब देखो क्रमाकुचन के द्वारा बचा हुआ भोजन मुख गुहा से अमाशय में जाता है। हमने थोड़ा चबा के उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, फिर वो क्रमाकुचन के द्वारा क्या होता है कि हमारे गले से अंदर जाता है अमाशय में, जहाँ पे जो जठर ग्रंथि है, अम्लीय जठर रस है, वो प्रोटीन का पाचन करती है और पेप्टोन में उसको बदल देती है। फिर भोजन का स्वरूप गाढ़े लई की तरह हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद भोजन छोटे आंत में जाता है, जहाँ 3 भागों में काइम का पाचन होता है। पित्त, अग्नाशयी रस और आंत रस की सहायता से होता है,
छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जिसमें भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणु में बदल जाते हैं। ठीक है, यानी जो हम लोग इतना जटिल भोजन करते, जैसे आप देख लो कि हम अगर कुछ खिचड़ी खा रहे हैं तो खिचड़ी में आप देखो दाल की वजह से प्रोटीन है, मसाला है, फिर उसमें हमने अगर घी डाला तो वो फैट हो गया यानी वसा हो गया, अगर हमने उसमें चावल डाला तो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो बहुत सारे चीज़ है। तो हमने इतना डिफिकल्ट चीज़ खाया, इतना जटिल चीज़ खाया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, और उसको जब डाइजेस्ट होता है तो वो उसको बहुत कुछ डाइजेस्ट करना होता है, यानी फैट को अलग करता है, वो लीवर करता है, फिर क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, सबका पाचन अलग अलग लेवल पे होता है, अलग अलग तरीके से होता है। तो जो जटिल घुलनशील अणु होते हैं वो सरल घुलनशील अणु में बदल जाते हैं। इस अवस्था में काइन जो होता है वो और भी तरल हो जाता है और इसे चाइल कहते हैं। देख रहे हो डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या है। फिर अब श्वसन के बाद पचा हुआ भोजन रक्त से मिलकर रक्त संचार द्वारा विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन था। और आपका जो लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन है ना दीर्घ का, वो बस एक था कि डायग्राम हमें बनाना है। तो यहाँ पे आप देख लो, बहुत इजी है। यहाँ पे हमें माउथ बनाना है, फिर ये ही हमारा क्या हो जाएगा, ये जीवा यानी जिसे टंग कहते हैं, जीभ कह लो। फिर ये मुख हो गया, ये ग्रासिका हो गई यानी वो जो नली जो मुख से लेके पेट तक जा रही है, मासे तक। ये डायफ्राम जो फेफड़ा और पेट को अलग करता है, तो ये डायफ्राम हो गया। फिर पित्ताशय यहाँ पे यानी गोल ब्लैडर इसको कहते हैं, यहाँ पे अमाशय हो गया, यहाँ पे क्षुद्रांत हो गया यानी छोटी आंत, बृहदांत्र मतलब यानी बड़ी आंत। तो ऐसे करके आप डायग्राम देख लो। सो हमारे यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।